अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-करनैन पीपीएससी ब्रदर एकेडमी से। आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कमीशन के अंदर इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं और मुख्तलिफ स्टाइल में आते हैं। तो हम देखते हैं वो किस स्टाइल में पेपर आता है और वो उसको हमने कैसे टैकल करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का ताल्लुक फ़्रांस से था। ये जब इनकलाब फ़्रांस हुआ 1789 के अंदर, उसके बाद फ़्रांस के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नहीं बनी थी। तो उन्होंने 1893 के अंदर उन्होंने एक काउंसिल को बना दिया था। जो एक काउंसिल थी पूरी, वो पूरे मुल्क फ़्रांस को चलाने शुरू हो गई। अब उस काउंसिल के अंदर उन्होंने एक बंदे को हेड बना दिया था। अब इसी तरह से बात चलती रही। 1798 के अंदर, 1798 के अंदर इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर फ्रेंच फोर्सेस और जो यूके है, इनकी आपस में हुई लड़ाई। लड़ाई किस वजह से हुई? ज़ाहिर है कि जो यूरोप है, इसकी कोशिश थी कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कॉलोनीज़ बनाई जाएँ, ताकि उनका जो रॉ मटेरियल है, सोर्सेज हैं, वो अपने पास उनको हम हज़म कर जाएँ। लेकिन वहाँ पर फ़्रांस की और उनकी जब चपकलिश हुई, तो वहाँ का जो लीडर था उस वक्त, जो उस बटालियन को लीड कर रहा था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसने यूके एक बड़ी ताकत को मिस्र के अंदर शिकस्त दी। वो 98 के अंदर जब फ़्रांस के अंदर दोबारा 99 में वापस आया, तो वो एक फ़ातह की हैसियत से वापस आया। और फ़ातह की हैसियत से कैसे? कि ज़ाहिर है वो एक बड़ी ताकत को हरा कर यहाँ पर आया हुआ था। तो इसलिए जो काउंसिल थी, उसके अंदर उसको हेड बनाकर उन्होंने शामिल कर लिया कि जो पूरा मुल्क को चला रही है, आप उस काउंसिल के अंदर आप आ जाए। बारह चलती रही। 1801 के अंदर उसने काउंसिल भी फारिग कर दी, ख़ुद ही फिर उसको चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो पेपर के अंदर सवाल आता है वो ये आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ़्रांस के एम्परर कब बने? वो बने 1804 के अंदर। और फिर अगला सवाल आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के किंग कब बने? वो बने 1805 के अंदर। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बता दूं कि एम्परर और किंग में क्या फ़र्क है। जो एम्परर है वो एक बहुत बड़ी एम्पायर का बड़ा है, एम्पायर का बादशाह है। लेकिन जो किंग है, उस एम्पायर के अंदर जो छोटी छोटी रियासत है, वो किसी एक जगह का रियासत का, उसको बादशाह कहा जाता, किंग कहा जाता था उस वक्त। हम आजकल के अगर दौर में कहें, एक रियासत है, रियासत का जिस तरह सदर है वो बड़ा होता है, लेकिन इसी तरह से जो गवर्नर उसका नुमाइंदा बैठा है वो किसी सूबे के अंदर, तो वो उसको गवर्नर, तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं एम्परर किंग से बड़ा होता है, उसके ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और किंग एम्परर के ही अंडर आता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 के अंदर एम्परर बनते हैं। फिर उसी तरह से 1804 के अंदर ही वो ये फैसला करते हैं कि हमने पूरे यूरोप के अंदर क्या करना है, फ्रेंच एम्पायर को बढ़ाना है। इसलिए वो पूरे यूरोप के साथ जंगें स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो जर्मनी के साथ करते हैं। जर्मनी को जब वो फतह करते हैं, तो फिर वो जर्मनी के किंग बन जाते हैं 1805 के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार आया है पीपीएससी के अंदर कि वो एम्परर कब बने फ्रांस के? 1804 के अंदर। जर्मनी के किंग कब बने? 1805 के अंदर। अब उन जो नेपोलियन ने पूरे यूरोप के साथ जंगें लड़ी हैं, वो 1804 से लेकर 1815 तक वो जंगें लड़ी हैं। इन जंगों का नाम अक्सर आता है कि इन जंगों को क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है नेपोलियनिक वार। नेपोलियंस की जो वार है वो 1804 से 1815 तक पूरे यूरोप के साथ लड़ी गई। इस दौरान एक सवाल ये आता है कि नेपोलियन ने रशिया के ऊपर अटैक कब किया? तो रशिया के ऊपर अटैक इसने 1812 में किया नेपोलियन ने, जहाँ से ये भाग आया था। इसको वहाँ पर शिकस्त हुई थी। 1815 के अंदर जो आखिरी लड़ाई लड़ी गई, जो नेपोलियनिक वार की जो आखिरी लड़ाई थी, जिसके अंदर नेपोलियन को मेन शिकस्त हुई, वो थी द बैटल ऑफ वाटरलू।
ये जो लफ्ज़ वाटरलू है ये एक जगह का नाम है। ये जगह आजकल बेल्जियम के अंदर मौजूद है। वो बेल्जियम जिसको बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसी यूरोप जो वाटरलू है, यहाँ पर पूरी यूरोप की फोर्सेस ने इकट्ठे होकर नेपोलियन को शिकस्त दी 1815 के अंदर। अब ये जो पूरी फोर्सेस थी, क्वेश्चन आता है कि इस पूरी फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था। उस वक्त जो यूके के किंग हैं वो, उनका नाम था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये उनका ओहदा है। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उस पूरी फोर्सेस को लीड किया था जिसने वाटरलू के मकाम पर 1815 में नेपोलियन को शिकस्त दी। अब नेपोलियन का क्या किया जाए। हुआ ये कि नेपोलियन को पहले एक जजीरा एल्बा जो इटली में के अंदर मौजूद था वहाँ पर भेज दिया गया, एल्बा के अंदर भेजा गया, लेकिन यहाँ से वो भाग गया। फिर इसकी आती है, इसने 100 डेज़ वार लड़ी है। उसी 1815 के अंदर जब वो भाग गया था लोगों को, फिर उसने अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया, फिर दोबारा से उसने क्या किया, जंग शुरू की, लेकिन फिर ये पकड़ा गया। तो फिर फैसला ये हुआ अब इसको एक किसी ऐसी जगह दूर भेजा जाए जहाँ से दोबारा ये कोई हरकत ना कर सके। तो इसलिए नेपोलियन को इसके बाद सेंट हेलेना एक जजीरा था। ये जजीरा जोग्राफिकली अफ्रीका के अंदर मौजूद है। ये सवाल बार बार दफाता है कि सेंट हेलेना जोग्राफिकली किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर आता है। अगर वो पूछे कि किस ओशन के अंदर मौजूद है तो ये अटलांटिक, और अटलांटिक में भी साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है। सेंट हेलेना में नेपोलियन को इसलिए भेजा गया क्योंकि उस वक्त सेंट हेलेना जो थी ये यूके की ही एक कॉलोनी थी। यूके ने ही इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। तो इसलिए क्योंकि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ही उसको लीड कर रहा था, तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम इसको यहाँ पर ही भेज देते हैं। तो फिर उसके बाद वो 1815 से लेकर नेपोलियन 1821 तक वो वहीं पर रहे। सेंट ऑफ हेलेना जो एक जजीरा है। फिर 1821 में जाकर नेपोलियन की डेथ होती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 1800 के नेपोलियन की डेथ कब होती है, 1821 के अंदर। तो जो कमीशन के सवालात हैं वो इसी अंदाज में आते हैं। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको एक तसलसल के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये बात ऐसे क्यों हुई, उसका अगले से लिंक कैसे है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़ें इसी तरह से पढ़ें, उनको लिंक करके। उससे होता यह है कि आप उसमें गलती का जो गुंजाइश है वो बहुत कम रह जाती है, ना होने के बराबर फिर गलती होती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था नेपोलियन। नेपोलियन कब एम्परर बना, उसको वाटरलू के मुकाम पर शिकस्त कब हुई, वाटरलू कहाँ पर है, उसको कहाँ किस जजीरे में भेज दिया, वो जजीरा कहाँ पर है आजकल जोग्राफिकली। पानी अगर बात करें ओशन तो वो कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है। फिर आखिर में उसकी डेथ कैसे होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेपोलियन बोनापार्ट। थैंक यू सो मच।